नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक आरबीआई द्वारा जारी की गई कुछ गाइडलाइन के विषय में है जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में अपने किसी दादा दादी या बड़े बुजुर्ग को देखते हो तो आप देखते हो कि वो लोग क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से कितना बचते हैं। वो अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। वो समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज करने से उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनके मन में यह प्रश्न बना रहता है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड का लोन ना चुका पाए तो क्या होगा। लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आरबीआई द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विषय में कुछ नए नियम शीघ्र ही लागू किए जाएंगे। जब हम आरबीआई के इस फैसले के विषय में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि यह आरबीआई यह फैसला क्यों करने जा रही है। क्या इससे आम जनता को कुछ फायदा होगा या कुछ नुकसान होगा। इस प्रकार के आपके सभी सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, विश्व जूनोसिस दिवस क्या है। जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिनको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से तो हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि यह तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में चाहे लोगों को नॉलेज कम हो, लेकिन डेबिट कार्ड के बारे में तो अधिकतर लोग यहाँ पर जानते हैं। ऐसे लोग हमें बहुत कम ही देखने के लिए मिलेंगे जिनके पास डेबिट कार्ड ना हो। और क्रेडिट कार्ड से संबंधित आरबीआई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो कि कार्ड नेटवर्किंग से संबंधित है। अब आप बात करेंगे कि कार्ड नेटवर्किंग क्या होती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कार्ड नेटवर्किंग सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में पहुँचता है। उदाहरण के तौर पे हम बाटा से कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास जो कार्ड होता है वो होता है एसबीआई का, और बाटा द्वारा जो पैसा एक्सेप्ट किया जाता है वो किया जाता है एचडीएफसी बैंक में। तो यहाँ पर हमारा पैसा जो एसबीआई से एचडीएफसी बैंक में जा रहा है उसे भेजने का काम करता है कार्ड नेटवर्क। बैंक तो केवल हमें कार्ड इश्यू करता है, लेकिन जो उसमें नेटवर्क जिसकी वजह से हम पैसे का लेन देन कर पाते हैं वो हम सब नेटवर्क की वजह से ही कर पाते हैं, जो नेटवर्क इस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमें दिया जाता है। ये जो कार्ड नेटवर्क होते हैं यही एक तरह से एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, जैसे हमारे पैसे को सेफुली दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। यदि जैसे हमने एसबीआई से पैसा भेज दिया तो एसबीआई से एचडीएफसी में पैसा भेजने में काफ़ी टाइम लगता है। इस दौरान जो पैसा जो सेफ रहता है वो इन सर्विस नेटवर्क द्वारा ही सेफ रहता है। ये नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर होगा कि हम वीज़ा कार्ड लें या मास्टर कार्ड लें या फिर हम लें रुपे का कार्ड। पहले ये होता था कि जो बैंक द्वारा दे दिया जाता था वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था, क्योंकि बैंक किसी एक के साथ एग्रीमेंट कर लेता था। जैसे उसने मान लो एसबीआई बैंक है, वो वीज़ा के साथ अपना एग्रीमेंट कर लेता है तो जितने भी उसके कार्ड दिए जाएंगे वो वीज़ा के ही कार्ड देगा। और एचडीएफसी ने मान लो समझौता कर रखा है रुपए के साथ तो वो रुपए के ही कार्ड देगा। अगर हम उस टाइम पर अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जो सिर्फ भारत में ही काम करे तो हमें रुपए का कार्ड चाहिए, लेकिन वो उस समय पर हमें ऐसा करने से मना करते थे क्योंकि जो जिसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है वो ही हमें लेना पड़ता था। अब जो हमारे मन में सवाल आ रहा है वो यह है कि आरबीआई इस डिसीजन को लेने क्यों जा रही है। तो इसका लेने का उद्देश्य आरबीआई का यह है कि बैंक क्या करते हैं, कुछ निश्चित के साथ अपने कांटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आम पब्लिक को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आम पब्लिक को तो उल्टा इससे फ़ायदा ही होने वाला है। यहाँ जो इस स्कीम को चलाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान करना है कि बैंक किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ना करें, एग्रीमेंट ना करें। लेकिन अब ये पॉलिसी बिल्कुल बदल गई है। अब जो कुछ भी निर्भर होगा वह कस्टमर की चॉइस पर निर्भर होगा। अब उसकी मर्जी होगी कि वे वीज़ा कार्ड ले, मास्टर ले या फिर रुपे का कार्ड ले। आम जनता को तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है
इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो हमें वीज़ा और मास्टर कार्ड पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगर बात करें हम रुपी कार्ड की तो रुपए वाला वहां पर कम हमें वह सुविधाएं प्रदान नहीं करता जो सुविधाएं हम वीज़ा और मास्टर कार्ड से ले सकते हैं। और अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में रुपे कार्ड काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। तो अब कस्टमर की यह चॉइस पर निर्भर होगा कि उसे अगर विदेशों में ज़्यादा काम है तो वह वीज़ा या मास्टर कार्ड ले सकता है, और अगर वह भारत में रहता है तो वह रुपी कार्ड का प्रयोग कर सकता है, और अब उसके लिए उसकी चॉइस निश्चित हो जाएगी। और जहाँ तक बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, तो अब भारत में इनका प्रचलन पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उन्हें जो कॉइन्स दिए जाते हैं तो उससे वे क्रेडिट कार्ड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पहले के मुकाबले तो भारत में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। पहले जो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता था वो ट्रैवलिंग में और होटल में ही करते थे, लेकिन लोग बाग आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, छोटा छोटा आइटम खरीदने के लिए भी, क्योंकि हर परचेजिंग पर उन्हें कुछ ना कुछ कॉइन्स ही मिलते हैं या पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वे बाद में कुछ सामान परचेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, विश्व जूनोसिस दिवस 2023 क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और जहां तक हम बात करें इस जूनोसिस दिवस को मनाने की, तो इस जूनोसिस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक बनाना है। यह जो दिवस है, यह जूनोटिक बीमारी के खिलाफ जो पहला टीकाकरण हुआ था उसकी सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। फ्रांसीसी रसायन और जीव विज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा 6 जुलाई को 1885 में पहली बार रेबीज के टीके को सफलतापूर्वक लगाया था। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है। अब थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में। आप लोग कहेंगे कि जूनोटिक रोग कौन से होते हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जूनोटिक रोग जो पशुओं के जरिए फैलते हैं उन्हें जूनोटिक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। यह बहुत गंभीर बीमारी है जो कि भोजन, पानी और पर्यावरण के जरिए मनुष्यों में फैलती है। जूनोटिक रोगों के रोकथाम के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे रेबीज को टीकाकरण के द्वारा 100% ठीक किया जा सकता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।